बैठ गए, आ जाइए, देखते हैं आंसर को। लाइव है, ठीक है। कौन सा देश, और आज जो है चौथा टेस्ट है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है? श्रीलंका किया। कौन किया है? श्रीलंका। देखिए, जैसे आपको भारत ब्रिटेन का गुलाम था, वैसे ही श्रीलंका भी ब्रिटेन का गुलाम था। और जैसे भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली है, उसी प्रकार से श्रीलंका को ब्रिटेन से आजादी 4 फरवरी 1948 को मिला है। 4 फरवरी 1948 को मिला है। जैसे हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, उसी प्रकार से जो है आपको क्या हुआ? अरे शांति बनाइएगा तो तब ना आवाज सुनाई देगा। शांत रहिएगा, आवाज सुनाई देगा। शांत नहीं रहिएगा, आवाज नहीं सुनाई देगा। ठीक है, चलिए। तो आपको जो है क्या बोल रहे थे? हाँ, जैसे हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाता है। तो जब श्रीलंका अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र के साथ जो है डाक टिकट जारी किया। आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो एक बार याद भी कर लेते हैं, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी, कौन जारी किया है? श्रीलंका। आजाद कब हुआ? 4 फरवरी 1900। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लिए हैं? असम। किसमें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लिए? असम में। नेक्स्ट, दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी है? वेल्स। किस देश के है? गैरेथ बेल नामक फुटबॉलर जिसने संन्यास लिया है, वे किस देश के खिलाड़ी है? गैरेथ बेल नामक फुटबॉलर ने संन्यास लिया है फुटबॉल से, किस देश के खिलाड़ी? वेल्स के। नेक्स्ट, पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? 2025। 2000। पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? 2025। 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया है। उन्हें देश ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। देखिए, आपको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना तो 1961 में ही हो गई थी। 1961 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ जो है आपको 1965 ईस्वी से हुआ है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको 1965 ईस्वी में दिया गया था। 1965 ईस्वी में दिया गया था, और पहली बार जो है जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और 2021 ईस्वी में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2021 ईस्वी में जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया था, जिनका 19 जनवरी 2023 को निधन हो गया है। तो अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? क्या हो जाएगा आपको? 56वां। क्या हो जाएगा? 56वां। याद रखिएगा। तो 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया। उन्हें कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित? कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1900। पहली बार दिया कब गया? कब दिया गया है? और यह पुरस्कार सबसे पहले जी शंकर कुरूप को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किन भाषाओं के लिए दिया जाता है?
देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और साहित्य के क्षेत्र में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, उन 22 भाषा तथा अंग्रेजी भी, अब अंग्रेजी के लिए भी दिया जाता है, अब अंग्रेजी के लिए भी दिया जाता है, समझ गए? तो याद रखिएगा, सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी है? शिवा चौहान। शिवा चौहान। सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर, सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला ऑफिसर शिवा चौहान। और देखिए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन कहां है? लद्दाख में। कहां है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर? कहां है ये? लद्दाख में है ना। और इसके बाद आगे बताइएगा कि एक होता है भारत में, एक गर्म मरुस्थल है, एक सफेद मरुस्थल है और एक शीत मरुस्थल है। भारत का गर्म मरुस्थल थार, सफेद मरुस्थल कच्छ का रण और शीत मरुस्थल लद्दाख। शीत मरुस्थल, तो एक बार बता दीजिए तो, भारत का गर्म मरुस्थल थार, भारत का गर्म मरुस्थल थार, भारत का गर्म मरुस्थल, भारत का सफेद मरुस्थल कच्छ का, भारत का सफेद मरुस्थल, भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख, भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख। 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? 17वां। कैमा? 17वां। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि महात्मा गांधी जो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, उसके बाद 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक भारतीय चिंतक हुआ करते थे, उनका नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी ने ही पहली बार यह बात सरकार के समक्ष रखा कि 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाए। और लक्ष्मीमल सिंघवी के दिमाग में ही पहली बार यह बात आया था, और उन्हीं के अनुरोध पर अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के समय, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनके शासनकाल के समय 2003 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया। और तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। 2023 में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, और 2023 में जो 8-9 जनवरी को आयोजन हुआ है, यह 17वें संस्करण का है। किसवें संस्करण का है? तो 8-9 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई? कौन सा संस्करण? अब यहां पर एक बात बताइएगा, 2023 में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कहां मनाया गया? इंदौर। कहां मनाया गया? कहां मनाया गया? 2023 में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कहां मनाया गया? कहां मनाया गया? पहली बार कब मनाया गया? 2003। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार कब मनाया गया? 2003। किस प्रधानमंत्री के समय? अटल बिहारी वाजपेयी। किस प्रधानमंत्री के समय? किस प्रधानमंत्री के समय? और 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाए, यह किसके दिमाग की उपज है? लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल। अरे एलएम सिंघवी का नाम नहीं सुने हैं जी? पंचायती राज व्यवस्था में एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने को लेकर के 1986 ईस्वी में लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी का गठन हुआ था। और लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर ही 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। वही लक्ष्मीमल है, समझ गए? पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नागपुर। कहां किया जा रहा है? कहां किया जा रहा है? नागपुर। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? किस शहर में किया जा रहा है? किस शहर में किया जा रहा है? नागपुर में ना। अब यहां पर एक बात और जान लीजिए आप नागपुर के विषय में। देखिए, जैसे कि आप याद रखते हैं कि कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन बंबई में हुआ था, मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, उसी प्रकार से कांग्रेस से अलग होकर के सुभाष चंद्र बोस ने जो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना 3 मई 1939 ईस्वी को किया था, उस फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक संगठन का प्रथम
सम्मेलन जून 1940 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। जून 1940 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। महाराष्ट्र में पड़ता है ये नागपुर, संतरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? संतरा के लिए। तो एक बात बता दीजिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रथम अधिवेशन जून 1940 में कहां हुआ? कहां हुआ? आरएसएस का मुख्यालय कहां? आरएसएस का मुख्यालय, आरएसएस की स्थापना कब हुई है? 1925। आरएसएस की स्थापना कब हुई है? आरएसएस की स्थापना कब हुई है? आरएसएस के संस्थापक है डॉक्टर हेडगेवार। डॉक्टर हेड, आरएसएस के संस्थापक कौन है? आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया है? 11। कितना? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया? कितने को? गांधी असेसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? धीरेन्द्र के झा। धीरेन्द्र के गांधी असेसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी असेसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र कुमार। किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश। कौन राज? कौन राज? और देखिए यह जो योजना है, इस योजना का लक्ष्य है मध्य प्रदेश की जो बच्चियां हैं, मध्य प्रदेश की जो छात्रा है, उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करना, उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करना। और देखिए जब कोई लोग शिक्षित हो जाता है ना, तो वो डिसीजन मेकर हो जाता है। डिसीजन लेने के लिए वो जो है, डिसीजन लेने के लिए वो तैयार हो जाता है, यानी अब वो डिसीजन ले सकता है। और मध्य प्रदेश में जो है, जब छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान की गई तो वहां पर देखा गया कि सेक्स रेशियो में लिंगानुपात में इजाफा हुआ है। लिंगानुपात में इजाफा हुआ है, जिस वजह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है फिर से इस योजना की शुरुआत की है, जिसे आपको लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, इस बात को समझ गए। तो आप एक बात बता दीजिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कौन राज किया है? लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कौन राज किया है? किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? कौन किया है जी? नमस्ते, मेरा नाम मीनल भाई रणछोड़ भाई पटेल है। मैं वनगाम गुजरात का रहने वाला हूं और वेल्डिंग है जी। उत्तराखंड किया है। कौन किया है? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? तो ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च करने वाला राज्य सरकार कौन है? उत्तराखंड। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? भारतीय दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? भारतीय। भारत का केंद्रीय बैंक कौन? भारतीय। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1900। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता? बैंकों का बैंक। अच्छा, इसके प्रथम गवर्नर कौन बने? ऑसबर्न स्मिथ। ऑसबर्न। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत। इसका मुख्यालय इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949। राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? क्या इसमें आम जनता पैसा जमा कर सकता है? नहीं ना, आम जनता पैसा नहीं जमा कर सकता। इसमें किसका पैसा जमा होता? बैंक का। किसका? जिस कारण ही इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक।
भारत ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? 12। कितना? 12। और मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो चीता सब आया है उसमें एक मर गया है, उसका कोई नाम है, हाँ जो भी नाम है मर गया है, समझ गए? तो याद रखिएगा। और देखिए कूनो नेशनल पार्क काफी चर्चा में रहा है, तो आए दिनों आपसे पूछा जा सकता है कूनो नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। किसमें है कूनो नेशनल पार्क? किस राज्य में? टाइगर स्टेट किसे कहा जाता? मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता? सबसे ज्यादा वन किस राज्य में? सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद आगे बताइएगा कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश कौन है? मध्य प्रदेश है। तो भारत ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? कितना? 12 ना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है? देखिए, एक तो आप समझिएगा इस बात को, 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2007 में हुआ। कब हुआ? 2007 में। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना कब हुआ है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना कब हुआ है? और इसका आदर्श वाक्य है भविष्यो रक्षित, भविष्यो रक्षित। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है? इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना कब हुई है? तांगपे चौगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? बोध। किसके द्वारा? किसके द्वारा? और विशेष तौर पर लद्दाख में रहने वाले जो बौद्ध समुदाय के लोग हैं उन्हीं के द्वारा यह मनाया जाता है। विशेष तौर पर लद्दाख में रहने वाले जो बौद्ध समुदाय के लोग हैं उन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। तो बता देंगे आप हमको, तांगपे चौगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार? तांगपे चौगा। तांगपे चौगा। तांगपे चौगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार? तांगपे चौगा किस समुदाय द्वारा मनाया? कौन समुदाय? चलिए आगे इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 17 53.1/3 18 154 100 मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन हटा देंगे सोमवार से, रहने देंगे। कितने लोग चाहते हैं रहने दे? ठीक है। BC 21 5,000, अब तो सॉरी 50,000 50,000। BC 21 B 22 मां की मां। चलिए आगे आ जाइए। अब विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा कहां पर है? बेबीलोन में। कहां पर है? विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा कहां है? कहां है? सिकंदर कहां मरा? कब? 323 ईस्वी पूर्व। 323 ईस्वी। फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते हैं? काली कमीज। कैसी? फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते हैं? फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते हैं? काली कमीज। चलिए आगे। स्तंभ 1 के साथ स्तंभ को के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 1955 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना हुई है। 1964 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई है। 1982 भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई है। 1987 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन हुआ। समझिएगा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? तो एक बार बता दीजिएगा भाई जी लोग,
भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई? 1900। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1900। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना।